हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉश स्टडी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक रिफ्ट के एक टसल के बारे में बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक्सिलरेट हुआ आफ्टर द इलेक्शंस इन 1937, जहां पर मुस्लिम लीग को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1937 ऑनवर्ड्स के इवेंट, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट कंसीडर किया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया और उसका क्या कंक्लूजन रहा। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम्स और कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगिन, अब आप रॉश स्टडी के साथ घर बैठे तैयारी कर सकते हैं वेरियस टेस्ट, कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम्स के। हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो लेट्स स्टार्ट। यूरोप में एक बार फिर इन 1939 वॉर छिड़ गई बिटवीन द सेम ग्रुप्स जो कि आमने सामने थे इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक तरफ था एक्सिस ग्रुप, मींस फासिस्ट पावर्स लाइक जर्मनी, इटली एंड जापान, और इसके ऑपोजिट में था यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। तो यहाँ पर ब्रिटेन एक बार फिर था इन द अलाइड ग्रुप। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक फोटो, जहां पर के सोल्जर्स ट्रेंच में बैठे हुए हैं विद देयर वेपन्स। तो इंडिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या रोल रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इंडिया पर क्या इम्पैक्ट्स हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के टाइम पर इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये इंडिया के वाइसरॉय रहे फ्रॉम 1936 अप टू 1943। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस की ओपिनियन जाने बगैर यहाँ पर इंडिया को एक पार्टी बना लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स ड्यू टू अ ब्रिटिश कॉलोनी। कांग्रेस ने यहाँ पर अपने रेजोल्यूशन में कहा कि ब्रिटिशर्स जो दावा कर रहे हैं कि वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, बट उन्होंने इंडिया की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, और इसके थ्रू कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स के फ्रीडम वाले दावे की हवा निकाल दी। इसके साथ साथ कांग्रेस ने कंडेम किया एग्रेशन बाय एक्सेस पावर्स और फासिस्ट पावर्स, और जो भी लोग यहाँ पर विक्टिम थे इस एग्रेशन का, उनके साथ सिंपैथी भी शो की। यहाँ पर कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स भी रेज की, जैसे कि एक इंडियन गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने की, और जो कि जवाब दे रहेगी टू द फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग द वॉर। बट आफ्टर द वॉर यहाँ पर ब्रिटिशर्स इंडिया को देंगे इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस की इन डिमांड्स को मानने से रिफ्यूज कर दिया, और यहाँ पर दिखाया एक हार्श रिएक्शन, जिसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज जो कि थी इन प्रोविंसेस, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और महात्मा गांधी ने 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसके चलते यहाँ पर सिलेक्टेड पीपल ने कॉलोनियल लॉज ब्रेक किए, एंटी वॉर स्पीचेस भी दी, और यहाँ पर उन्होंने खुद को ऑफर किया फॉर अरेस्ट। और मुस्लिम लीग ने 1940 में ही डिमांड रेज की फॉर पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन। इस सब के चलते ब्रिटिशर्स का यहाँ पर क्या रिएक्शन रहा। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इसको दबाने की कोशिश की विद द यूज ऑफ आर्मी एंड पुलिस फोर्स, और उन्होंने 25,000 लोगों को भी अरेस्ट किया, अलोंग विद एन एमिनेंट लीडर सच एज विनोबा भावे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के सत्याग्रह में। और ये सारा घटनाक्रम घटा सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर। फिर इन सब इवेंट्स के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर यूएन को फॉर्म करने का भी एक प्रोसेस कंटिन्यू था, और इसके अकॉर्डिंग ऑन अगस्त 14, 1941 एटलांटिक डिक्लेरेशन या एटलांटिक चार्टर आया, जो कि एक विजन स्टेटमेंट था अबाउट द पोस्ट वॉर वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया का। इस चार्टर में कहा गया कि यूएन रिस्पेक्ट करता है सभी पीपल्स के राइट की, और उसकी ये विश रही कि जो लोग भी फोर्सिबली डिप्राइव रखे गए हैं टू रिस्टोर देयर सेल्फ गवर्नमेंट, उनको यहाँ पर राइट दिया जाए अपनी गवर्नमेंट को डिटरमाइन करने का, अपनी गवर्नमेंट को रिस्टोर करने का। और जनवरी 1942 तक 26 अलाइड कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन पर प्लेज ली, बट ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने कहा कि ये चार्टर सिर्फ एप्लीकेबल है ऑन जर्मन कॉलोनीज, और ये इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर ड्यू टू इंडियन प्रेशर इन 1942 ब्रिटिशर्स ने इंडिया भेजा क्रिप्स मिशन। बेसिकली क्रिप्स मिशन भेजा गया था इंडिया
इंडियंस को कुछ पावर्स देने के लिए, बट यहाँ पर इंडियंस के लिए इंडिपेंडेंस का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया था। और जो कांग्रेस की नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिपेंडेंस की डिमांड थी उसको मानने से इसने मना कर दिया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन दोनों ने ही मिलकर क्रिप्स मिशन को अपोज किया, रिजेक्ट किया। और कांग्रेस ने इसके रिस्पांस में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, जो कि एक थर्ड मास मूवमेंट था आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये सब इवेंट्स तो चल ही रहे थे। इन 1941 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि ब्रिटिश कस्टडी में थे इन कलकत्ता, वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की कस्टडी से निकलने में सक्सेसफुल रहे और वो अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए पहुंचे जर्मनी, जहां पर उन्होंने जापान और जर्मनी के साथ अलायंस डेवलप किया ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए। और 1943 में नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म की इन सिंगापुर, जहां पर उन्होंने जापानीज कस्टडी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म की, और इस आर्मी को आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने अटैक किया ऑन इम्फाल एंड कोहिमा, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और यहाँ पर इस अटैक के रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स की कार्यवाही में कई इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स कैप्चर कर लिए गए बाय द ब्रिटिश, जिनको लेटर ट्रायल किया गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इन सारे इवेंट्स का क्या कंक्लूजन हुआ? जितने भी इंपीरियल पावर्स थे वो ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफी कमजोर पड़ गए और अब उनको अपनी कॉलोनीज को होल्ड करना काफी मुश्किल पड़ रहा था अलोंग विद ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने भी यहाँ पर अपने वर्ल्ड पावर टैग को गवा दिया, जिसके चलते जब वहां पर इलेक्शंस हुए इन 1945 तो चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और लेबर पार्टी जीत गई। लेबर पार्टी जिसके पीएम बने सर क्लेमेंट एटली, और क्लेमेंट एटली ने पावर में आते ही इंडिया के फ्रीडम का प्रोसेस तेज कर दिया और उन्होंने भेजा इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आशा करता हूं यहां आपको काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।